बच्चों, ये हमारा चैप्टर है 4, जिसके बारे में हमने कई वीडियोस आपसे शेयर किए थे। इसके बाद मैं आपसे अब इस चैप्टर के बारे में यहाँ बात कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको ये 9 नंबर के आसपास आता है और 10 नंबर लगा लीजिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम ईसा पूर्व 600 से ईसा पूर्व 600 से ईसा 600 तक बात करते हैं, यानी लगभग कुछ 1200 साल तक। तो इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाते हैं और हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कैसे समाज में बदलाव आए हैं। मौखिक रूप से हम ज़्यादा अगर देखें तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि धार्मिक विश्वास कैसे बदले लोगों के, और कौन कौन से ऐसे विचारक आए जिन्होंने इनको बदला। तो हम यहाँ इन बातों पर विचार करेंगे कि कैसे कैसे लोग हिंदू धर्म से, जो एकमात्र धर्म था और सबसे पुराना धर्म है हिंदू धर्म, उसको छोड़कर कैसे वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जो नए धर्म थे उस टाइम, कैसे वो उसमें गए, और फिर वहाँ बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या बदलाव आने शुरू हुए। इन के बारे में हमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण यानी हिंदू धर्म के अलावा इमारतें, अभिलेखों जैसे प्रभुत्व मात्रा में भौतिक साक्ष्य मिले हैं। और एक तरह से हम इन साक्ष्यों को, यानी इन स्रोतों के बारे में हमें बौद्ध धर्म के बारे में स्तूपों से पता चलेगा। तो हमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बहुत से ग्रंथों के अलावा हम स्तूपों के बारे में यहाँ बात करेंगे, जो एक महत्वपूर्ण विषय है बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म के में जो स्तूप होते हैं, वो पहले आप ये जानिए कि बौद्ध धर्म में ये स्तूप होते क्यों हैं। स्तूप जो हैं महात्मा बुद्ध या बोधिसत्वों जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया, जिनको मोक्ष प्राप्त हो गया है, उन्हें बोधिसत्व कहते थे। तो महात्मा बुद्ध और बोधिसत्वों के जो अवशेष होते हैं, उनके ऊपर उन अवशेषों को इन इमारतों में रखा जाता था और इनकी पूजा की जाती थी। और ये कुछ इस तरह के आपको दिखाई देते थे। ये एक स्तूप है, ये सांची का स्तूप है। इसके बारे में इस पूरे चैप्टर में काफ़ी बातें हैं। तो ये सांची का स्तूप कहाँ था? सांची का स्तूप भोपाल के नज़दीक है। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। और सांची के स्तूप में ये जब अंग्रेजों को इसके बारे में पता चला, फ्रांसीसियों को इनके बारे में पता चला, तो उन्होंने चाहा कि वो इसको यहाँ से, इनके जो द्वार हैं, जो जैसे ये जो द्वार है, इसको, ये जो द्वार है, इसको, ये बड़े सुंदर हैं, इन कलाकृतियों को वो वहाँ ले जाएं अपने देशों में। लेकिन इन कलाकृतियों को ले जाने से इस औरत ने मना कर दिया। ये हैं कौन? ये हैं शाहजहां बेगम, भोपाल की बेगम। अब उस टाइम पर भोपाल में नवाबों का राज था, तो वहाँ की बेगम थी शाहजहां बेगम, इनका राज होता था। तो एक व्यक्ति थे अलेक्जेंडर कनिंगम, उन्होंने इसमें काफ़ी रुचि दिखाई और वो यहाँ रुके, और बेगम ने भी उनके लिए यहाँ एक पुस्तकालय स्थापित करवाया। वह उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। और भोपाल की नवाब जो थी शाहजहां बेगम, उनकी आत्मकथा भी यहाँ
महत्वपूर्ण है। ताजुल इकबाल तारीख भोपाल, ये भोपाल की जो नवाब थी शाहजहाँ बेगम, उनके विषय पर है, कैसे उन्होंने सांची के स्तूप को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब 19वीं सदी में यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्व तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए यहाँ शाहजहाँ बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसे करने की कोशिश की, लेकिन फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से इन दोनों को इसकी प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट किया गया। शाहजहाँ बेगम ने बड़े ही कमाल से बिल्कुल वैसी ही इनकी कॉपीज बनाई, इनकी एक प्रतिकृति बनाई और उन वहाँ फ्रांस को और अंग्रेजों को दिया ताकि ये संरक्षित रह सके यहीं भारत में इसके द्वार। तो ये महत्वपूर्ण बात थी जो शाहजहाँ बेगम ने की। शाहजहाँ बेगम और उसकी जो उत्तराधिकारी थी सुल्तान जहां बेगम, इन्होंने भी प्राचीन स्थल के रखरखाव में बहुत ज़्यादा धन खर्च किया। जॉन मार्शल, जो आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी यहाँ सुना है, जॉन मार्शल के बारे में, तो सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया है उन्होंने, जॉन मार्शल को। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला के लिए अनुदान दिया है। वहां रहते हुए जॉन मार्शल ने प्रयुक्त पुस्तकें लिखी हैं, वो वहां रहा है और उसने पुस्तकें लिखी हैं। सुल्तान जहां बेगम ने इस स्तूप को बचाने के लिए काफ़ी पैसा खर्च किया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से बेगमों ने सांची के स्तूप को निर्मित बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सुल्तान जहां बेगम और शाहजहाँ बेगम। शुरू में मामला कैसे था कि वहाँ पर एक रेल के ठेकेदार की नज़र इस पे पड़ी थी। वो ईंटें वहाँ से उठाना चाहता था क्योंकि रेल वहाँ से निकल रही थी। तो लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ खुदाई हुई तो पता चला कि यहाँ तो स्तूप है और एक ये बौद्ध ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण केंद्र था पहले कभी। तो इस तरह से हमें सांची स्तूप के बारे में पता चला। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग अब इसकी मरम्मत करवाता है और संरक्षण इसका किया गया है। आखिर इस इमारत का महत्व क्या है, यह टीला क्यों बनाया गया है और इसके अंदर क्या है, इसके चारों ओर पत्थरों की रेलिंग क्यों बनाई गई है, इस स्तूप को किसने बनवाया या इसके लिए धन किसने दिया, इसकी खोज कब की गई। ग्रंथ महत्वपूर्ण मूर्तियों, स्थापत्य कला और अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा हम इस रोचक इतिहास की खोज कर सकते हैं। आइए हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के अन्वेषण से शुरुआत करते हैं। यानी यहाँ हम बौद्ध धर्म से शुरुआत करेंगे कि कैसे बौद्ध धर्म भारत में आता है या भारत से शुरू हुआ है, तो कैसे ये शुरू हुआ। ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, यानी ईरान में कौन से चिंतक थे उनका नाम ये है, चीन में खुंग-त्से, यूनान में सुकरात, प्लूटो, अरस्तु और भारत में महावीर और बुद्ध जैसे चिंतक हुए। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया, साथ साथ वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्तों को समझाने की कोशिश करते रहे। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे। सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। यानी यही वह समय था जब 16 महाजनपद भारत में उभर रहे थे। चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चल रही थी। भारत में प्राचीन युग से हिंदू धर्म चल रहा था। पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है।
तो ऋग्वेद कब संकलित हुआ है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व में ऋग्वेद संकलित हुआ। वैसे ही एक प्राचीन पर ये इसके बाद ऋग्वेद में किन किन देवताओं की श्रुति की गई है? सबसे महत्वपूर्ण है अग्नि, इंद्र, सोम। तो उस टाइम पर आपको ऋग्वेद में महादेव और ब्रह्मा और विष्णु दिखाई नहीं देंगे। त्रिदेव की रचना ऋग्वेद में नहीं है कहीं ज़्यादा, उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनको महत्व दिया जाएगा, जहाँ पर हमारे 3 वेद लिखे जाएंगे ऋग्वेद के अलावा, क्योंकि ऋग्वेद सबसे पुराना है। इसके अलावा हम उस टाइम पर 1500 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक नए अनुष्ठान होने लगे, नए बातें होने लगी, और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद सामने आए। ऋग्वेद से ही आपको याद होगा, फर्स्ट चैप्टर में ऋग्वेद में ही पुरुष सूक्त से जाति प्रथा, दूसरे चैप्टर में ऋग्वेद से ही जाति प्रथा के बारे में पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में हमें ये पता चलता है कि ऋग्वेद में ही लिखा गया है जाति व्यवस्था के बारे में। कैसे वर्ण उत्पन्न हुए, कैसे 4 वर्ण उत्पन्न होते हैं, उसके बारे में हमें ऋग्वेद से पता चलता है। इतना ही करेंगे, बाकी कल